अमेज़न ये सिर्फ एक जंगल का नाम नहीं है, ये धरती का फेफड़ा है। एक ऐसी अनसुलझी पहेली जहां आज भी प्रकृति अपने सबसे आदिम और सबसे खूंखार रूप में जिंदा है। हजारों किलोमीटर में फैला ये विशाल हरा सागर अपने भीतर अनगिनत रहस्य छिपाए बैठा है। अनगिनत नदियां, असंख्य जीव जंतु, जहरीले कीड़े और ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। सदियों से लोग मानते आए हैं कि इस जंगल के भीतर कहीं सोने का शहर छिपा हुआ है, एक ऐसा शहर जो देवताओं ने बनाया था और जहां हर दीवार, हर सड़क सोने से बनी हुई थी। इस शहर को लोग एल डोराडो के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शहर वास्तव में मौजूद है या ये सिर्फ इंसानों की लालच से पैदा हुई एक दास्तान है। बहुत से खोजकर्ता इस शहर की तलाश में अमेज़न की गहराइयों में गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी लौट कर नहीं आए। जो लौटे वे या तो मानसिक रूप से टूट चुके थे या फिर उनकी बातें इतनी अजीब थीं कि लोग उन पर विश्वास नहीं कर सके। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक रिसर्चर आरव, उनकी साथी सोफिया और उनके जिगरी दोस्त कैमल की, जो अमेज़न के गहरे जंगलों में इस खोए हुए शहर की तलाश में निकलते हैं। लेकिन उन्हें रास्ते में केवल सोना ही नहीं मिलता, बल्कि ऐसा डर और रहस्य भी मिलता है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। वीडियो में आप खो जाएं उससे पहले आपके अपने चैनल अर्थ एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की एक शांत लैब में कॉफी के कपों के बीच डॉक्टर आरव मेहता अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुके हुए थे। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें नींद नहीं बल्कि एक जुनून था। स्क्रीन पर 16वीं सदी के एक स्पेनिश खोजकर्ता की डायरी का डिजिटल संस्करण खुला था, जिसके पन्ने पीले और अक्षर धुंधले पड़ चुके थे। आरव, जो पुरातत्व और प्राचीन सभ्यताओं के विशेषज्ञ थे, पिछले 5 सालों से सिर्फ एक ही सपने के पीछे भाग रहे थे, एल डोराडो। ये सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनका जुनून बन चुका था। किंवदंतियां कहती थीं कि अमेज़न के दिल में एक ऐसी सभ्यता बसती थी जहां का राजा हर सुबह अपने शरीर पर सोने की धूल लपेटकर झील में स्नान करता था। ये शहर इतना अमीर था कि सोना उनके लिए पत्थर जैसा था। आरव ने दुनिया भर की लाइब्रेरियों, म्यूजियम और सैटेलाइट डेटा को खंगाल डाला था। उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले थे जो इशारा कर रहे थे कि एल डोराडो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक हकीकत हो सकती है। अमेज़न के एक दुर्गम इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई दी थीं जो प्राकृतिक नहीं लग रही थीं। एकदम सीधी रेखाएं, समकोण पर मुड़ते हुए आकार जो घने जंगल के नीचे दबे हुए थे। लेकिन आरव जानते थे कि यह सफर अकेले तय नहीं किया जा सकता। अमेज़न एक ऐसा दुश्मन था जिससे लड़ने के लिए ज्ञान, हिम्मत और अनुभव तीनों की जरूरत थी। उनकी टीम की पहली सदस्य थी डॉक्टर सोफिया आंद्रेडे। ब्राजील की रहने वाली सोफिया अमेज़न के पेड़ पौधों की जीती जागती इंसाइक्लोपीडिया थी। वो जानती थीं कि कौन सा फूल खूबसूरत होकर भी जहरीला है, किस पौधे की जड़ दवा है और किस बेल का कांटा जानलेवा। सोफिया का परिवार अमेज़न के पास ही रहता था और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी जंगल को समझने में लगा दिया था। वो जितनी वैज्ञानिक थीं, उतनी ही साहसी भी। टीम का तीसरा और सबसे रंगीन किरदार था कैमल रॉड्रिगेज। कैमल एक विश्व प्रसिद्ध एडवेंचर फोटोग्राफर था जिसकी तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया था। ज्वालामुखी के मुहाने से लेकर बर्फीले पहाड़ों की चोटी तक कैमल हर उस जगह पहुंच जाता था जहां आम इंसान जाने से डरता है। उसके लिए एडवेंचर का मतलब ही था मौत को छूकर वापस आना। वो इस मिशन का दस्तावेज तैयार करने वाला था, अपनी तस्वीरों के जरिए इस अनकही कहानी को दुनिया तक पहुंचाने वाला था। तीनों की मुलाकात ब्राजील के मनाउ शहर में हुई, वो शहर जिसे अमेज़न का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक छोटे से होटल के कमरे में, जहां बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवा में नमी और मिट्टी की महक घुली हुई थी, आरव ने टेबल पर एक बड़ा सा नक्शा फैलाया। नक्शे पर लाल स्याही से एक रास्ता बनाया गया था। यहाँ देखिए, आरव ने उंगली रखते हुए कहा, हम रियो नीग्रो नदी के रास्ते अपनी यात्रा शुरू करेंगे। लगभग 300 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें नाव छोड़नी होगी और पैदल जंगल में उतरना होगा। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक ये वो इलाका है जहां मुझे वे रहस्यमयी संरचनाएं दिखी हैं। मुझे यकीन है एल डोराडो के खंडहर यहीं कहीं दबे हैं।
सोफिया ने गंभीरता से नक्शे को देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आरव, ये इलाका अमेज़न का सबसे खतरनाक हिस्सा है। इसे ग्रीन हेल यानी हरा नर्क भी कहते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ, ब्लैक केमन और विशालकाय एनाकोंडा रहते हैं। पेड़ों की हर शाख पर जहरीले डार्ट फ्रॉग्स बैठे मिल सकते हैं। हमें हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ सकता है। कैमल ने अपना कैमरा साफ करते हुए हंसकर कहा, सोफिया, यही तो असली मजा है। अगर कहानी में विलन न हो तो हीरो बनने का क्या फायदा? सोचो, एनाकोंडा के साथ मेरी सेल्फी कितनी वायरल होगी। आरव मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सा तनाव था। वो जानते थे कि ये मिशन सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अमेज़न नदी के काले पानी पर पड़ी, उनकी छोटी मोटर बोट ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। चारों तरफ हरियाली की एक ऐसी दीवार थी जो आसमान तक जाती हुई लगती थी। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कहीं बंदरों की चीख पुकार, कहीं रंग बिरंगे तोतों का शोर और कहीं दूर से आती एक गहरी दहाड़ जो शायद किसी जगुआर की थी। ये जंगल की अपनी भाषा थी जो स्वागत भी कर रही थी और चेतावनी भी दे रही थी। सोफिया अपनी नोटबुक में लगातार कुछ लिख रही थी। उसने एक खूबसूरत लाल फूल की ओर इशारा किया। वो देखो, हेलिकोनिया रोस्ट्राटा, जिसे लॉबस्टर क्लॉ भी कहते हैं। देखने में सुंदर है, लेकिन इसका रस त्वचा को जला सकता है। और वहां उस पत्ते पर बैठा वो छोटा पीला मेंढक, वही है गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इसके शरीर पर इतना जहर है कि उससे 10 इंसानों की जान जा सकती है। कैमल ने तुरंत कैमरा उठाकर उसकी तस्वीर ली। वाह, ये तो नेशनल जियोग्राफिक के कवर पेज वाली फोटो है। आरव नाव के अगले हिस्से में खड़े थे। उनकी नजरें सामने नदी के अथाह फैलाव पर थीं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा का हर झोंका, पानी की हर लहर मानो उन्हें बुला रही थी। आओ और भीतर आओ, सदियों से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कुछ घंटों बाद नदी संकरी होने लगी। दोनों तरफ पेड़ों की विशाल जड़ें पानी के अंदर तक फैली हुई थीं, जैसे किसी दैत्य के हाथ हों। नाव की रफ्तार धीमी हो गई। तभी शांत पानी में अचानक एक तेज हलचल हुई। सोफिया ने तुरंत अपनी राइफल उठा ली और चिल्लाकर कहा, सब लोग सावधान, ये ब्लैक केमन का इलाका है। कैमल ने उत्सुकता से नीचे झांका। पानी के भीतर एक विशालकाय काली परछाई सरक रही थी जो किसी छोटी नाव से भी बड़ी थी। एक पल के लिए उसकी 2 लाल आंखें पानी की सतह पर चमकीं और फिर अंधेरे में गायब हो गईं। वो बस एक झलक थी, लेकिन ये बताने के लिए काफी थी कि इस पानी के असली राजा कौन है। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी टीम की ओर देखकर कहा, ये तो बस शुरुआत है। नदी का वो हिस्सा पार करने के बाद जंगल और भी घना और भी खामोश हो गया। पेड़ों की मोटी मोटी शाखाएं ऊपर एक छत की तरह जुड़ गई थीं, जिससे दिन में भी रात जैसा अंधेरा लग रहा था। हवा में नमी इतनी बढ़ गई थी कि हर सांस लेना भी एक मेहनत का काम लग रहा था। आरव ने अपनी जेब से नक्शा निकाला और कंपास से दिशा मिलाई। नक्शे के मुताबिक हमें यहीं उतरना होगा। आगे का रास्ता पैदल तय करना है। नाव को किनारे लगाकर जैसे ही उन्होंने जमीन पर पहला कदम रखा, उनके पैर घुटनों तक कीचड़ में धंस गए। यहाँ की जमीन दलदली और खतरनाक थी। हर तरफ पेड़ों की मोटी जड़ें सांपों की तरह फैली हुई थीं। सोफिया ने आगे बढ़ते हुए अपनी टीम को निर्देश दिए, अपने पैर देखकर चलना। कई जड़ें पानी के नीचे छिपी होती हैं और कुछ दलदली जमीन आपको अंदर खींच सकती है। उसने एक बेल की ओर इशारा किया, और इन बेलों से बचकर रहना। ये स्टैंगलर फिग हैं। ये दूसरे पेड़ों पर उगती हैं और धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह जकड़कर मार डालती हैं। इस जंगल का एक ही नियम है, जिंदा वही रहता है जो दूसरों को खत्म कर दे। कैमल ने हंसते हुए कहा, ये जंगल तो बिल्कुल इंसानी दुनिया जैसा है। यहाँ भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ही खेल चलता है। आरव गंभीर थे, उनका ध्यान सिर्फ मंजिल पर था। और इसी जंगल में कहीं वो महान सभ्यता दबी हुई है जो शायद इन नियमों से ऊपर उठ चुकी थी।
हमें बस उसके निशान ढूंढने हैं। कई घंटों की थका देने वाली चढ़ाई के बाद शाम ढलने लगी। जंगल का अंधेरा शहर के अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना होता है। उन्होंने एक सूखी और ऊंची जगह देखकर अपना कैंप लगाने का फैसला किया, लेकिन अमेज़न में आराम कहाँ। जैसे ही उन्होंने टेंट लगाए, उन पर कीड़े मकोड़ों की एक पूरी फौज ने हमला कर दिया। विशालकाय मकड़ियां, हाथ के बराबर के सेंटीपीड और मच्छरों के झुंड, जिनकी भिन भिनाहट किसी डरावने संगीत जैसी लग रही थी। कैमल ने आग जलाई और धुएं से मच्छरों को भगाने की कोशिश करते हुए कहा, यार ये जगह किसी एडवेंचर से ज्यादा एक टॉर्चर चेंबर लग रही है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जब वे आग के चारों ओर बैठकर थके हारे कुछ खा रहे थे, तभी पास की झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज आई। तीनों एक साथ चौकन्ने हो गए। आरव ने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में फेंकी। टॉर्च की रोशनी में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। धीरे धीरे वो आकृति अंधेरे से बाहर निकली। ये था जगुआर, अमेज़न का सबसे ताकतवर और खूंखार शिकारी। उसकी पीली भूरी खाल पर काले धब्बे, मजबूत शरीर और पैनी आंखें देखकर तीनों की सांसें अटक गईं। जगुआर बिना कोई आवाज किए चुपचाप उन्हें घूर रहा था, जैसे अपने शिकार का अंदाजा लगा रहा हो। सोफिया ने फुसफुसा कर कहा, कोई हिलेगा नहीं और भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। अगर हम भागे तो ये हमला कर देगा। जानवर और इंसान के बीच ये खामोश जंग कुछ देर तक चलती रही। जगुआर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। आरव समझ गए कि अब कुछ करना होगा। उन्होंने धीरे से अपना बैग खोला और एक फ्लेयर गन निकाली। बिना एक पल गवाए उन्होंने उसे आसमान की ओर दाग दिया। एक तेज स्विश की आवाज के साथ लाल रोशनी का गोला आसमान में फटा। उस तेज रोशनी और कान फाड़ देने वाली आवाज से जगुआर बुरी तरह चौंक गया। वो एक पल के लिए गुर्राया और फिर पलक झपकते ही घने जंगल में गायब हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहे थे। ये जंगल का पहला सबक था। यहाँ खूबसूरती और खतरा साथ साथ चलते हैं। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। आग जलती रही और तीनों बारी बारी से पहरा देते रहे। जंगल की रहस्यमयी आवाजें उन्हें सोने नहीं दे रही थीं। आरव आग की लपटों को घूरते हुए सोच रहे थे, क्या वो सोने का शहर ढूंढकर कोई गलती तो नहीं कर रहे? क्या वो एक ऐसा दरवाजा खटखटा रहे थे जिसे बंद ही रहना चाहिए? सुबह का सूरज पेड़ों की घनी पत्तियों से छनकर जमीन पर उतरा, लेकिन अमेज़न की धरती पर कभी पूरी तरह सवेरा नहीं होता। रात की घटना के बाद टीम और भी ज्यादा सतर्क हो गई थी। हर आवाज, हर आहट पर उनके हाथ अपनी राइफल या मचेटी पर चले जाते। आरव नक्शे के सहारे आगे बढ़ रहे थे। हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसी दिशा में एक बड़ी चौकोर संरचना दिखाई दी थी। लगभग आधे दिन तक चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जंगल थोड़ा कम घना था, और तभी उनकी नजर उन पर पड़ी। पत्थरों का एक विशाल ढेर जो पेड़ों की जड़ों और लताओं से ढका हुआ था। ये साधारण पत्थर नहीं थे। आरव उत्साह से लगभग दौड़ते हुए पत्थरों के पास पहुंचे और अपने हाथों से मिट्टी और काई साफ करने लगे। जैसे जैसे पत्थर साफ हुए, उन पर बनी आकृतियां उभरने लगीं। हे भगवान! आरव की आवाज में आश्चर्य था। ये पेट्रोग्लिफ्स हैं, पत्थरों पर उकेरे गए हजारों साल पुराने संदेश। उन पत्थरों पर सूरज, सांप और अजीब से इंसानी चेहरों के निशान बने थे। लेकिन एक निशान ने सबका ध्यान खींचा, एक विशाल पिरामिड जिससे सुनहरी किरणें निकल रही थीं। सोफिया ने उन प्रतीकों को छूते हुए कहा, ये देखो, ये सूरज का प्रतीक है और ये सोने की परत जैसी आकृति। आरव, ये उसी खोए हुए शहर की ओर इशारा कर रहे हैं। हम सही रास्ते पर हैं। आरव की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। मैंने कहा था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। लेकिन तभी कैमल, जो चारों ओर तस्वीरें ले रहा था, ने हंसते हुए कहा, दोस्तों जरा ध्यान रखना, कहीं ये किसी प्राचीन खजाने का नक्शा नहीं बल्कि आदिवासियों की चेतावनी हो। आगे मत आना वरना मारे जाओगे। कैमल की बात मजाक में कही गई थी, लेकिन वो सच होने वाली थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई और पलक झपकते ही 10-15 लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया।
वे अमेज़न की एक आदिवासी जनजाति के लोग थे। उनके शरीर पर लाल और काले रंग की धारियां पेंट की हुई थीं। हाथों में जहर बुझे तीर वाले धनुष बाण और नुकीले भाले थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी सतर्कता थी। वे इस जंगल के रक्षक थे। उनका सरदार, जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा निशान थे, आगे आया और अपनी भाषा में कुछ कठोर शब्द कहे जिनका मतलब वे समझ नहीं पाए। आरव ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा दिए, ये दिखाने के लिए कि वे निहत्थे हैं। उन्होंने टूटी फूटी पुर्तगाली में समझाने की कोशिश की, हम दोस्त हैं, हम शोधकर्ता हैं, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। सरदार ने उनकी बात नहीं समझी, लेकिन उसने आरव की आंखों में झांका। फिर उसने जमीन पर अपनी लकड़ी से एक आकृति बनाई, एक बड़ा सूरज, उसके नीचे एक शहर और उस शहर के चारों ओर आग की लपटें। फिर उसने आरव की ओर देखकर जोर से कहा, नो गो, डेथ, फायर। सोफिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आरव ये हमें चेतावनी दे रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम उस शहर की ओर गए तो हमें सिर्फ मौत और तबाही मिलेगी। आरव का मन एक पल के लिए डगमगा गया। क्या इन लोगों को उस शहर का रहस्य पता है? क्या वे किसी शाप के बारे में जानते हैं? लेकिन उनका जुनून उनके डर पर हावी हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो चेतावनियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों ने कुछ देर तक उन्हें घूरा और फिर जैसे आए थे वैसे ही चुपचाप जंगल में गायब हो गए। लेकिन जाते जाते उनके सरदार ने आसमान की ओर एक तीर चलाया। ये उनकी आखिरी चेतावनी थी। टीम अब और भी ज्यादा तनाव में आगे बढ़ रही थी। आदिवासियों की चेतावनी उनके दिमाग में गूंज रही थी। पेड़ों की छाया अब और भी डरावनी लग रही थी। तभी कैमिल, जो सबसे आगे चल रहा था, अचानक रुक गया और पत्थर बन गया। वहां देखो, उसने कांपती हुई उंगली से ऊपर इशारा किया। सबने ऊपर देखा और उनकी रूह कांप गई। पेड़ की एक मोटी शाखा पर एक विशालकाय ग्रीन एनाकोंडा कुंडली मारे लेटा हुआ था। उसका शरीर इतना मोटा था कि किसी पेड़ के तने जैसा लग रहा था। उसकी ठंडी चमकती आंखें नीचे उन्हीं को घूर रही थीं। वो शिकार की तलाश में नहीं था, वो बस आराम कर रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही मौत का पैगाम थी। सोफिया ने फुसफुसा कर कहा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। अगर इसने हमला किया तो ये हम तीनों को एक एक करके निगल जाएगा। धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए पीछे हटो। कैमिल का हाथ अपने कैमरे पर था, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक भी फ्लैश या आवाज और हम सब मारे जाएंगे। वे धीरे धीरे एक एक इंच पीछे हटने लगे। उनकी नजरें उस विशाल सांप पर टिकी थीं। एनाकोंडा ने हल्का सा सरक कर अपनी लंबी देह हिलाई और उसकी फुफकार की आवाज हवा में गूंज उठी। किस्मत अच्छी थी कि सांप का पेट भरा हुआ था। कुछ देर बाद टीम सुरक्षित दूरी पर आ गई। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन डर उनके दिलों में घर कर चुका था। उस रात जब वे कैंप लगाकर बैठे तो सोफिया ने आखिरकार कह ही दिया, आरव, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। आदिवासियों की चेतावनी, ये एनाकोंडा, ये जंगल हमें अंदर नहीं आने देना चाहता। आरव ने जलती हुई आग की लपटों में देखते हुए कहा, सोफिया, जहां सबसे बड़ा डर होता है वहीं सबसे बड़ा रहस्य भी छिपा होता है। मैं यहां तक आ गया हूं और अब बिना सच जाने वापस नहीं जाऊंगा। कैमिल ने भी हामी भरी, मैं आरव के साथ हूं। सोचो, अगर हम उस शहर तक पहुंच गए तो ये कहानी दुनिया हिला देगी। लेकिन उसी पल जंगल के गहरे अंधेरे से एक अजीब आवाज आई। वो किसी इंसान की चीख जैसी थी, लेकिन इतनी गहरी और दर्दनाक कि सुनकर खून जम जाए। तीनों सन्न रह गए। आरव ने टॉर्च उठाई, लेकिन रोशनी में घने पेड़ों और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। जंगल मानो उनसे कह रहा था, तुम्हें चेतावनी दी गई थी पर तुमने सुनी नहीं, अब अंजाम के लिए तैयार रहो। अगली सुबह जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। रोज चहचहाने वाले पक्षी भी आज चुप थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी अनहोनी के इंतजार में अपनी सांसें रोके बैठा हो। लगभग 2 घंटे और चलने के बाद पेड़ों के बीच उन्हें वो संरचना दिखाई दी। घनी लताओं और काई से ढकी हुई पत्थर की एक विशाल इमारत जो किसी प्राचीन मंदिर जैसी लग रही थी। मिल गया। आरव की आवाज में उत्साह और हैरानी दोनों थी। ये वही है, उस खोए हुए शहर का प्रवेश द्वार। ये मंदिर हजारों साल पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी बनावट अद्भुत थी। पत्थरों पर वही सूर्य और सांप की नक्काशी बनी हुई थी।
टीम ने टॉर्च जलाई और मंदिर के अंधेरे गर्भ में प्रवेश किया। अंदर का तापमान बाहर से काफी ठंडा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और सदियों पुरानी धूल की। दीवारों पर मशाल रखने के लिए खांचे बने हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि कभी यहाँ इंसान रहते थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें दीवारों पर एक बड़ी कहानी उकेरी हुई मिली। ये उस शहर की कहानी थी। पहले चित्रों में एक खुशहाल सभ्यता दिखाई गई थी जो सोने के शहर में रहती थी, लेकिन अगले चित्रों में लालच, लड़ाई और विनाश दिखाया। सबसे डरावना था, पूरा शहर आग और बाढ़ में डूबा हुआ था और लोग जमीन पर मरे पड़े थे। सोफिया ने धीमी आवाज में कहा, ये तो उस सभ्यता के अंत की कहानी है। सोना ही उनके विनाश का कारण बना। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने एक बड़ा सा पत्थर हिसकाया हो। तीनों ने तुरंत अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कैमिल ने घबराकर हंसते हुए कहा, लगता है यहाँ के पुराने बाशिंदे हमारे आने से खुश नहीं है। मंदिर की और गहराई में जाने पर उनका रास्ता मकड़ियों के विशाल जालों ने रोक लिया। ये जाले इतने मोटे और मजबूत थे कि किसी रस्सी की तरह लग रहे थे, और तभी उन जालों के बीच से एक विशाल ब्लैक टैरेंटुला बाहर निकला। उसका शरीर किसी इंसान की हथेली जितना बड़ा और काले रों से ढका था। उसकी 8 आंखें टॉर्च की रोशनी में किसी शैतान की तरह चमक रही थीं। सोफिया ने फुसफुसाकर कहा, सावधान, इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक है। एक डंक और कुछ ही मिनटों में नर्वस सिस्टम फेल हो सकता है। टीम ने धीरे धीरे दूसरा रास्ता ढूंढा और किसी तरह उस जगह से बचकर निकले। आखिरकार वे मंदिर के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचे। वो एक बड़ा सा हॉल था जिसकी छत गुंबद के आकार की थी, और हॉल के ठीक बीच में पत्थर की एक ऊंची वेदी अल्टर रखी थी। उस पर सोने की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी जो हजारों सालों बाद भी चमक रही थी। आरव किसी मंत्रमुग्ध व्यक्ति की तरह उस वेदी की ओर बढ़े। सोफिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आरव, रुको, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन आरव ने नहीं सुना। उन्होंने वेदी पर हाथ रखा। जैसे ही उनकी उंगलियों ने उस सोने को छुआ, एक चमत्कार हुआ। वेदी से एक तेज नीली रोशनी निकली और पूरे हॉल में फैल गई। पत्थर कांपने लगे और फिर उस रोशनी के बीच में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वो एक लंबा, ताकतवर योद्धा था जिसके सिर पर पंखों वाला मुकुट और हाथ में सोने का भाला था। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा या साया लग रहा था। उस आकृति ने एक गहरी, गूंजती हुई आवाज में कहा, जो इस शहर के रहस्य को खोजेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। सोना केवल आशीर्वाद नहीं, ये एक शाप भी है। ये आवाज सुनते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कैमिल ने कांपती आवाज में कहा, ये कोई मजाक है ना? कोई होलोग्राम या पुरानी टेक्नोलॉजी? लेकिन आरव जानते थे कि ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ अलौकिक। उस रात टीम ने मंदिर के बाहर ही डेरा डाला। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अंधेरे में बार बार वही आवाज, वही फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। सूफिया ने आरव से कहा, आरव, अब हमें सच में वापस लौट जाना चाहिए। ये कोई रिसर्च नहीं है, ये आत्महत्या है। यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जिसे हमें नहीं जगाना चाहिए। लेकिन आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, अब मैं पहले से भी ज्यादा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो शहर यहीं कहीं है और ये आत्मा उसी की रक्षक है। मैंने अपना पूरा जीवन इस एक खोज के लिए लगा दिया है। अगर ये शाप भी है तो मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह आरव ने मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशियों का फिर से अध्ययन किया। एक नक्काशी में एक नदी दिखाई गई थी जो एक विशाल सपाट चोटी वाले पर्वत के नीचे जाकर गायब हो रही थी। ये देखो, आरव ने सोफिया को बुलाया। ये नदी रियो नेग्रो नहीं है, ये कोई और छिपी हुई नदी है। अगर ये नक्शा सही है तो सोने का शहर उसी पर्वत के नीचे बसा है। टीम ने एक नई ऊर्जा के साथ अपना सफर फिर शुरू किया। अब उनकी मंजिल वो पर्वत था, लेकिन जंगल अभी भी उनका रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। वे एक दलदली इलाके से गुजर रहे थे जहां जमीन बेहद नरम थी। कैमल, जो तस्वीरें लेने में मशगूल था, का ध्यान भटक गया। अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हिली और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कीचड़ से एक विशाल ग्रीन एनाकोंडा बाहर निकला।
ये पहले वाले से भी बड़ा और ज्यादा आक्रामक था। उसने फुफकारते हुए अपना विशाल मुंह खोला और सीधा कैमल पर हमला कर दिया। कैमल! सोफिया और आरव एक साथ चीखे। एनाकोंडा ने पलक झपकते ही कैमल की एक टांग को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। उसका दबाव इतना जबरदस्त था कि हड्डी टूटने की एक दर्दनाक आवाज आई। कैमल दर्द से चीख पड़ा। सोफिया ने अपनी मचेटी निकाली और सांप के शरीर पर वार किया, लेकिन उसकी मोटी खाल पर कोई असर नहीं हुआ। सांप ने कैमल को खींचना शुरू कर दिया। आरव ने बिना सोचे समझे अपनी फ्लेयर गन निकाली और इस बार सीधा एनाकोंडा के चेहरे की ओर दाग दी। आग का गोला सांप की आंख के पास जाकर लगा। जलन और दर्द से वो तिलमिला उठा। उसने एक जोरदार फुफकार मारी, अपनी पकड़ ढीली की और गुस्से में कीचड़ में गायब हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैमल जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसकी टांग बुरी तरह कुचल चुकी थी और खून बह रहा था। सोफिया ने तुरंत फर्स्ट एड किट निकाली और उसके घाव पर पट्टी बांधी। इसकी हड्डी कई जगह से टूट गई है। इसे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ये अब एक कदम भी नहीं चल सकता। आरव का चेहरा अपराध बोध और दुख से भर गया। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था। कैमल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं दोस्त, ये किसी की गलती नहीं है। ये सफर का हिस्सा है। मैं जानता हूँ कि मैं आगे नहीं जा सकता, लेकिन तुम दोनों को जाना होगा। अगर तुम लोग यहाँ मेरे लिए रुक गए तो हमारा मिशन, हमारी इतनी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। नहीं कैमल, हम तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आरव ने कहा, जाना होगा आरव। कैमल ने जोर देकर कहा, तुम दोनों जाओ और उस शहर को ढूंढो। दुनिया को दिखाओ कि कहानियां भी सच होती हैं। यही मेरा सपना भी था। तुम मेरा सपना पूरा करोगे। ये एक बेहद मुश्किल फैसला था, लेकिन वे जानते थे कि कैमल सही कह रहा है। उन्होंने कैमल के लिए एक छोटा सुरक्षित टेंट लगाया। उसके पास खाना, पानी और एक वॉकी टॉकी छोड़ा। भारी दिल और भीगी आंखों से आरव और सोफिया ने अपने दोस्त को विदा किया। अब इस सफर में सिर्फ 2 लोग बचे थे और मंजिल अभी भी दूर थी। कैमल को पीछे छोड़ने का बोझ उनके दिलों पर था। अब ये सफर सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि अपने दोस्त को दिया हुआ एक वादा बन चुका था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वे उस सपाट चोटी वाले पर्वत के पास पहुंचे और वहीं चट्टानों के पीछे छिपी हुई उन्हें वो नदी मिली। उसका पानी अजीब तरह से शांत और काला था। ऐसा लग रहा था मानो वो नदी कहीं से आ नहीं रही, बल्कि जमीन के अंदर से निकल रही हो। दोनों ने अपनी छोटी नाव, इन्फ्लेटेबल बोट, पानी में उतारी और उस रहस्यमयी धारा के साथ बहने लगे। कुछ ही देर में चारों तरफ घना कोहरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। और तभी कोहरे के पार से उन्हें एक सुनहरी चमक दिखाई दी। सोफिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आरव, क्या वो? आरव कांपती आवाज में बोले, हाँ वही है, एल डोराडो। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, कोहरा छटता गया और सामने का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। ये कोई सपना नहीं था। उनके सामने एक पूरा का पूरा शहर खड़ा था और उसकी हर चीज सोने से बनी थी। विशाल दीवारें, ऊंचे ऊंचे मंदिर, चौड़ी सड़कें और बीच में खड़ा एक विशाल पिरामिड। उन्होंने नाव को किनारे लगाया और सोने के उस शहर में अपना पहला कदम रखा। शहर पूरी तरह वीरान और खामोश था। हवा की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। सड़कें इतनी साफ थीं जैसे सदियों से किसी ने उन पर पैर न रखा हो। ये एक सुनहरा कब्रिस्तान था। जैसे जैसे वे शहर के भीतर बढ़ते गए, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। दीवारों पर बनी नक्काशियां अब और भी साफ थीं। वे दिखा रही थीं कि कैसे सोने के लालच ने इस सभ्यता के लोगों को पागल कर दिया। वे एक दूसरे को मारने लगे और फिर कोई रहस्यमयी बीमारी फैली जिसने सबको खत्म कर दिया। सोफिया ने कांपते हुए कहा, ये शहर धन दौलत का नहीं, बल्कि लालच के अंजाम का प्रतीक है। ये एक चेतावनी है। वे शहर के बीचों बीच बने विशाल पिरामिड के पास पहुंचे। उसके अंदर का दृश्य और भी हैरान करने वाला था। दीवारों पर सोने की चादरें चढ़ी थीं और ठीक बीच में एक वेदी पर एक चमकता हुआ सोने का मुखौटा रखा था। आरव उस मुखौटे की ओर खींचे चले गए, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें बुला रही हो। आरव, नहीं! सोफिया चिल्लाई, इसे मत छूना, ये वही शाप है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने जैसे ही उस मुखौटे को छुआ, पूरा पिरामिड कांप उठा। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और जमीन हिलने लगी। वेदी से एक काली ऊर्जा निकली और हवा में वही गूंजती हुई आवाज फिर से सुनाई दी, सोना तुम्हारा लालच जगाता है, जो इसे पाना चाहता है वो मौत को गले लगाता है।
अचानक पिरामिड में रखी सोने की मूर्तियों की आंखों में लगी लाल मणियां चमकने लगीं। वे निर्जीव मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं। उनके पत्थर के हाथ पैर हरकत करने लगे और वे जीवित योद्धाओं की तरह आरव और सोफिया की ओर बढ़ने लगीं। ये तो शापित रक्षक हैं, सोफिया चीखी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों अपनी जान बचाने के लिए पिरामिड से बाहर भागे। लेकिन खतरा अब पूरे शहर में फैल चुका था। शहर की सभी मूर्तियां जीवित हो चुकी थीं और तभी उनके सामने एक जगुआर आया, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वो भी उस शाप के वश में था। ये शहर अब स्वर्ग नहीं, नर्क बन चुका था। वे किसी तरह उन शापित रक्षकों और जानवरों से बचते हुए शहर के बाहरी किनारे की ओर भागे। आखिरकार एक टूटी हुई दीवार से कूदकर वे जंगल में पहुंचे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा।